हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डेट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो यार इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट है ना, इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। कि भाई ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ये तो बताओ। तो यार बेसिकली समझो कि जब केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उनके बीच जो रिएक्शन होता है उसी को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। नहीं समझ में आया? चलो लिखो। देखो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स in order to give a new substance known as chemical reaction। देखो इसका मतलब यही हुआ कि जब केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और जो रिएक्शन होता है वही केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, तो अब बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखो ये केमिकल इक्वेशन, तो गाइस ये जो केमिकल इक्वेशन होता है वो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्ट फॉर्म होता है और इसमें हमको जो रिएक्शन है उसका बड़ा बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना पड़ता है। जैसे हमको अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन दिखाना है तो हम बेसिकली सिंपल सा इस तरह कर देते हैं, इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं सिंबल के बेस पे और इसको डायरेक्ट CO2 लिख सकते हैं। तो हमको बड़ा बड़ा रिएक्शन का नाम, उसका नेम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम केवल सिंबल की मदद से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यही केमिकल इक्वेशन होता है। अगर लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पर, इट इज द symbolic representation of chemical reaction। यानी कि ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस क्या है तो यहाँ पर पॉइंट डाल के लिख लेना इंपॉर्टेंस। इट हेल्प अस टू राइट a chemical reaction in short and concise form। यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बड़े से बड़े केमिकल रिएक्शन को या छोटा रिएक्शन हो उसको शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म में लिखने के लिए हम अक्सर ये केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब बात करते हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशन के जरिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं। तो हेडिंग डालो कि ऑब्जर्वेशंस दैट डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन has taken place। मतलब देखो दोस्तों, हम कुछ ऑब्जर्वेशन के जरिए बता सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डालो, चेंज इन कलर। तो अगर आप किसी दो रिएक्टेंट को रिएक्ट कराते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसका कलर चेंज होता है तो वहां पर हम ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, चेंज इन कलर हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट, समझ लेना यार, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में मिलाते हो तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देता है, देखो जैसे इसका अगर फार्मूला लिखना चाहो तो लिख लो इसका सिंबल
Fe प्लस CuSO4, तो क्या देगा ये FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये एक सोल्यूशन है, अभी बताएंगे बाद में। ये एक सोल्यूशन है और ये सॉलिड है। देखो जब आप आयरन नील को इसमें जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करोगे तो आप देखोगे कि जो पहले कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, ठीक है, लेकिन रिएक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, ये पेल ग्रीन बन जाएगा। तो आपने देखा कि जब हमने आयरन नेल को इसमें डिप किया तो रिएक्शन के बाद ये फेरस सल्फेट बनाया तो इसका कलर पेल ग्रीन हो गया, यानी कि हम बता सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस हो गया। ये अभी बात करेंगे हम जब टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, तो वहां पर बताएंगे कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अच्छा अब चलो सेकेंड पॉइंट डालो, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है। तो यहां पर सेकेंड ऑब्जर्वेशन हो जाएगा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, तो दोस्तों इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्टिविटी जो कि है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमको क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है जो कि एक सॉलिड होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड है और ये ऑक्सीजन गैस है, लेकिन एक सॉलिड और गैस मिला के दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सॉलिड दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप स्टेट देख सकते हो कि इसका स्टेट चेंज हो गया है, सॉलिड और गैस मिलकर डायरेक्ट हमको सॉलिड दे दिए हैं। तो यहाँ पर स्टेट चेंज हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यस यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, बढ़िया से नोट करते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। थर्ड हम कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर दोस्तों ये भी एनसीईआरटी का ही नेक्स्ट एक्टिविटी है। जैसे अगर आप जिंक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उनको अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हो तो आप पाओगे तो ये फॉर्म कर लेगा ZnCl2 प्लस हीट निकालेगा। ठीक है, यानी कि चलो बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो जब भी आप जिंक ग्रेन्यूल्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाओगे तो वो जिंक क्लोराइड बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कोनिकल फ्लास्क होता है जिसमें आप जिंक ग्रेन्यूल्स डालोगे, रिएक्शन के बाद जो इसका टेम्परेचर होगा वो राइज हो जाएगा। तो क्या हुआ, पहले तो सामान्य टेम्परेचर था, जब तक नहीं मिलाया था रूम का ही टेम्परेचर था, लेकिन जब हमने मान लो इसको कोनिकल फ्लास्क में, जब हमने कोनिकल फ्लास्क में इसे बना लेना है, तो जब हमने कोनिकल फ्लास्क में जब हमने मिलाया जिंक ग्रेन्यूल्स को तो आफ्टर कुछ समय हमने देखा कि इसका जो टेम्परेचर था वो राइज हो गया। तो इसका क्या मतलब, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। अच्छा चलो अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑब्जर्वेशन है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। दोस्तों जो रिएक्शन अभी हमने पहले लिखा था, ये Zn प्लस HCl गिव ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, तो बैलेंस कर लो, अभी बैलेंसिंग हम सिखाएंगे, इसी वीडियो में सिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि जब आप इसको जिंक ग्रेन्यूल्स पर इसके टेम्परेचर में राइज होगा और यहाँ से आपको गैस भी निकलता हुआ दिखाई देगा, मतलब यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगा। तो जब इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है तो यार वो एक रिएक्शन का अलग टाइप होता है जिसको एक्सोथर्मिक करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। अगर इसको लिखना चाहो तो लिख लो कि इट इज अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व, यानी कि एनर्जी लिबरेट हो रहा है, यानी कि निकल रहा है एनर्जी, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल ये है। ठीक है, अच्छा तो फिर एंडोथर्मिक क्या होता है, तो एंडोथर्मिक एक बात करते हैं, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया और ये सेकेंड रिएक्शन हो गया एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन
तो दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है। एक्सोथर्मिक में हीट निकलता है, लिबरेट होता है, लेकिन एंडोथर्मिक में हीट यूज किया जाता है। जैसे मान लो आप सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हो यार फोटोसिंथेसिस का, जिसमें सनलाइट के प्रेस में पौधे अपना जो फूड होता है वो बनाते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, सनलाइट की एनर्जी यूज हुई, तो वहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, मिटा दे, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के बारे में। पांचवा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ precipitate। फॉर्मेशन ऑफ precipitate, भाई बताओ यार पहले precipitate होता क्या है। तो देखो दोस्तों, precipitate का मतलब होता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, जो कि सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे आप कभी भी अगर चाक को वाटर में डालते हो, चाक वाटर सोल्यूशन, अगर जब भी आप चाक को वाटर में डालोगे तो आप देखोगे कि थोड़ा सा मिलने के बाद जो व्हाइट पार्टिकल्स रहते हैं वो पानी के नीचे जम जाते हैं, यानी कि जहां पर ग्लास का जो सरफेस होता है वहां पर जम जाते हैं। तो वो क्या है, वही है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ठीक है, उन्हीं को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो कि जब भी आप चाक को वाटर के सोल्यूशन में डालते हो तो वहां पर जो व्हाइट पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को इनसॉल्युबल पार्टिकल बोला जाता है, जो कि प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है, अच्छा ये सब बात हो गया। अब चलो बात करते हैं, क्या बात करते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इजी होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो दोस्तों देखो, जब भी टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे समझ लो, भी समझाएंगे एग्जांपल देके। जैसे मान लो ये A प्लस बी है और ये दोनों रिएक्ट करके C बना दिए। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो डेफिनेशन, तो इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच व्हेन two or more reactants combine to form a single product that known as combination reaction। ठीक है, यानी कि जब भी दो रिएक्टेंट से आप उससे अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और केवल एक सिंगल, ये बात याद रखना कि केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हम बात करेंगे, एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइन। यानी कि देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइन मतलब देखो, जब भी CaO प्लस H2O मिलता है तो ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पर हीट निकलता है। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइन भी बोला जाता है, क्विक लाइन। ठीक, तो यहाँ पर और इसको बोला जाता है स्लेक्ट लाइन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाते हैं तो ये क्या देता है, स्लेक्ट लाइन फॉर्मेशन करता है। तो देखो यार यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि दो रिएक्टेंट मिले और एक सिंगल प्रोडक्ट दिए। ठीक है, इसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दूसरे टाइप का रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। वहां पर दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और यहाँ पर एक रिएक्टेंट टूट के सिंपलर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक बड़ा सा रिएक्टेंट है, ये ब्रेक हुआ
और ये अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट गया। ठीक है, तो आप अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि इट इज अ रिएक्शन इन विच अ बिग रिएक्टेंट और अ रिएक्टेंट break down to give two or more simpler products। मतलब कि इसमें क्या होता है कि इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ बिग रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। यानी कि जब भी कोई बड़ा रिएक्टेंट या कोई भी रिएक्टेंट अगर टूट के ब्रेक डाउन होकर डिकम्पोज होके अपने छोटे छोटे सिंपलर प्रोडक्ट में बढ़ जाता है तो उसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब एग्जांपल से समझते हैं। चलो एग्जांपल समझते हैं, वो इजी रहता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आ गया तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये CO3, इसको बोला जाता है लाइमस्टोन। क्या बोला जाता है? लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये डिकम्पोज हुआ। देखना जो भी यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, यहाँ पर देखो इसमें हीट चाहिए भाई, इसको तोड़ने के लिए तो कुछ एनर्जी चाहिए ना, तभी ना टूटेगा। ठीक है, इतना मेहनत से तो जुड़ा है तो फिर तोड़ने के लिए तो कुछ एनर्जी चाहिए ना, तो यहाँ पर इसको हीट दिया जाता है और ये टूट जाता है अपने कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पर CO2 में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये सॉलिड हो गया। ठीक है, ये गैस हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर एक रिएक्टेंट है वो टूट कर ब्रेक डाउन होकर या फिर डिकम्पोज होकर अपने प्रोडक्ट्स में बढ़ चुका है, उसी को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल। देखिए दोस्तों, जब भी हम इस फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड में और फिर ये भी गैस है। ठीक है, तो ये क्या बनाता है? ये प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट में टूटता है? तो फेरिक क्लोराइड में टूट जाता है, सॉरी फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक बिग रिएक्टेंट अपने सिंपलर प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसके थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की। पता होगा आप लोग को, तीसरा पॉइंट ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो दोस्तों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसको कहा जाता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। तो अगर आप लिखना चाहे तो लिख लें, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from their compounds। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लो यार, यहाँ पर ले सकते हैं जिंक प्लस CuSO4, यानी कि जिंक लिए और कॉपर सल्फेट लिए। ठीक है, तो जब भी आप इसको जिंक को इसमें मतलब रिएक्शन कराओगे तो आप देखोगे कि जिंक सल्फेट बना लेगा और ये Cu को रिमूव कर देगा, सॉरी डिस्प्लेस कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो जिंक होता है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए जिंक ने कॉपर को इसके सोल्यूशन यानी कि कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अच्छा अब एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। Fe प्लस CuSO4 लेते हैं। अब यहाँ पर Fe फेरस सल्फेट बना लेगा प्लस Cu, तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, ये देखिए, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है कि कॉपर डिस्प्लेस हो गया है, क्योंकि फिर से वही बात, क्योंकि ये जो Fe है यानी कि आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब भाई देखो यार,
अब कोई भी रहेगा, अगर कोई ताकतवर इंसान है या कोई कमजोर इंसान है, तो जाहिर सी बात है कि जो ताकतवर इंसान रहेगा वो कमजोर इंसान को मार ही देगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि जो फेरस है यानी कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को इसके सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी फोर्थ रिएक्शन के बारे में, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता था उसमें केवल एक जो मोर रिएक्टिव होता था वो उसको डिस्प्लेस कर देता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर आयंस एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के कंपाउंड से, यानी कि इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। इसको यार थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लिख सकते हो, टेक प्लेस। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। अब देखो समझो यहाँ पर, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, चलो कोई भी ले लो एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी। जैसे हमने लिया Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वेशन। ठीक है, तो जब हमने इसको इसे रिएक्ट कराया तो क्या बना, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे हुआ, तो BaSO4 ये बन गया SO4 प्लस यहाँ पर NaCl बन गया NaCl। ठीक है, तो अगर आप बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो गया बैलेंस? हाँ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो Na2SO4 सोडियम सल्फेट है उसने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या किया, बेरियम सल्फेट बना लिया, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर NaCl बना लिया, यानी कि सोडियम सल्फेट से इसने सोडियम ने क्या किया, Cl के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है, तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, कि आखिर ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है। तो चलिए समझते हैं कि ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, ऑक्सीडेशन हेडिंग डाल देना भाई। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं, इसको आप 3 प्रोसेस से पता कर सकते हो। वैसे 10th में 2 ही डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या है, या तो ऑक्सीडेशन अगर रिएक्शन में हुआ है तो वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, और क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ठीक है, और एक और पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, लेकिन हमको 10th में उसका बात नहीं करना है। क्या है वो तीसरा पॉइंट, ये है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट क्लास 10th में अपन बस यही 2 पॉइंट को लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। अभी हम एग्जांपल से समझाएंगे कि क्या होता है ऑक्सीडेशन है, क्या होता है रिडक्शन, तो बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, बड़ी चीज नहीं है। रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है आखिर ये रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है, इसको भी आप 3 प्रोसेस से पहचान सकते हो कि किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन हुआ है या नहीं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है ना उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड थर्ड पॉइंट क्या होता है इसमें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम उसको 2 ही बात करेंगे। अब चलो एग्जांपल से समझते हैं कि ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, लेट्स एग्जांपल लेते हैं कोई। ठीक है, ले लो कॉपर जो हीट किया जाता है। ठीक है, तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर कॉपर प्लस H2O। ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है। ठीक है,
तो अब बात करते हैं, आप देखो यार दोस्तों बहुत इजी है, आप पहचान सकते हो इजीली, क्योंकि आपको पता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस कॉपर ऑक्साइड में से क्या हुआ है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ये यहाँ पर क्या हुआ है, ये यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो कि क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ है, किसमें ऐड हुआ है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर H2 में हुआ है, ठीक है। इसको ज्यादातर लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, H2 में ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों, क्योंकि हमें तो डिफिनेशन पता है कि कभी भी अगर किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, या फिर अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक और पॉइंट आता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये होता क्या है, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल से समझो कि ऑक्सीडाइजिंग, मान लो ये मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, मेरे पास ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और मैंने इसको दे दिया, मैंने क्या किया, इसको दे दिया ऑक्सीजन, मतलब क्या किया, मैंने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो मैं क्या हुआ, मैं हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि मैंने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। और देखो, और इसने खुद ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये क्या हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो यहाँ पर आप डिफिनेशन समझ सकते हो, ऐसे एक बार समझा रहे तो एक बार फिर से डिफिनेशन लिखेंगे अपन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाते हैं। मेरे पास ऑक्सीजन था, मैंने इसको दिया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं बचा ना, ये ले लिया सब, ठीक है। तो मैं क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो सामने वाले को रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तब चालाक वाले बंदे होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो कि द केमिकल्स that oxidize another element and get reduced itself, जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। और ये यार इसका लिख लेना, इसका बिल्कुल अपोजिट है, केमिकल्स दैट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड रिड्यूस द अनदर एलिमेंट, ठीक है। तो ये मैंने लिख रहा है, ये खुद लिखना है यार, ठीक है, मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, देखो इसने क्या किया है कि अपना ऑक्सीजन इसको दिया है, हाइड्रोजन को दे दिया है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, मैंने बोला था ना कि जो ऑक्सीजन देता है सामने वाले को वो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, कॉपर ने ऑक्सीजन को लॉस किया और खुद रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में बोलना कॉपर ऑक्साइड है, ये बात याद रखना, ये कॉपर ऑक्साइड पूरा होगा, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब इसका फंडा अलग है। इसने क्या किया कि ऑक्सीजन को ये ले लिया, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो गया और इस बेचारे को गरीब कर दिया। देखो, ये खुद ऑक्सीजन ले लिया और इसको गरीब कर दिया। तो मतलब ये क्या हुआ, ये हाइड्रोजन क्या हुआ, ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे ये रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर जो हमने अभी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा हुआ है, तो जब वो दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, यानी कि अगर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है
रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। तो देखो दोस्तों, देखो ये जो रिएक्शन है इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन अगर पूरा फुल फॉर्म में मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगर डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो कि व्हेन, यहाँ पे लिख देते हैं, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन take place simultaneously, then those reaction is known as redox reaction, ठीक है। यानी कि जब दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो तो वहां पर क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, तो रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आया। अब हम बात करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में। छोटे टॉपिक है, आगे जाके जब हम मेटल्स पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बात करते हैं कोरोजन के बारे में, ये होता क्या है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी अगर मेटल आता है, जब नया नया लाया जाता है, जैसे कोई चम्मच हो गया यार, चांदी का बोलते हो जिसको, तो जब आप लाते हो तो देखते हो यार चमचमाता हुआ रखा होता है, लेकिन जब आप देखते हो कि यार जब एयर में रखा जाता है या उस पर वाटर दिया जाता है तो यार कुछ टाइम के बाद वो काला हो जाता है, तो वही कोरोजन होता है। यानी कि आप अगर इसका एक्सप्लेनेशन या डिफिनेशन लिखना चाहते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि व्हेन मेटल इज attacked by air, moisture और एसिड और एन एसिड लिख सकते हो, तो वहां पर तो वो मेटल क्या हो जाता है, मेटल कोरोइड हो जाता है, मेटल कोरोइड हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंड दिस प्रोसेस is known as corrosion, ठीक है। यानी कि जो मेटल्स जो होते हैं वो एयर के द्वारा या फिर वाटर या मॉइस्चर के द्वारा या फिर एसिड के द्वारा अगर वो उनका जो अटैक किए जाते हैं तो उनके सरफेस खराब हो जाते हैं, ठीक है, कोरोइड हो जाते हैं उनके सरफेस, और इस प्रोसेस को ही कोरोजन कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ठीक है, यानी कि सिल्वर के प्लेट पे ब्लैक कोटिंग हो गया, ठीक है। और आपने रस्टिंग ऑफ आयरन भी देखा होगा, क्योंकि जब जो आयरन होता है वो वाटर, एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो फिर वो रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसका बात करते हैं कि भाई ये तो समझ में आ गया, लेकिन प्रिवेंशन कैसे किया जाए, तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो। तो प्रिवेंशन करने के लिए हमको सबसे अच्छा है पेंटिंग, कि उसका यार टाइम टू टाइम पेंटिंग किया जाए तो वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो उसके लिए मेटल के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसकी जो स्पैन होता है उसको बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं, आप क्यों छोड़े उसको। रेंसिडिटी क्या होता है आखिर, ये रेंसिडिटी। तो दोस्तों देखो, जब भी कोई आप ऑयली फूड देखते हो, खाते हो, चिप्स हुआ या फिर कोई भी ऑयली फूड हुआ, तो अगर वो लंबे समय के लिए अगर एयर के कांटेक्ट में रहे तो क्या होगा, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, स्मेल चला जाता है, तो क्या होता है वो, वही उसी को रेंसिडिटी बोला जाता है, ठीक है। प्रोसेस प्रिवेंशन करने के लिए कोई प्रोसेस बताओ, ठीक है। तो दोस्तों जो आप चिप्स खाते हो, आप देखते हो कि यार 5-5 के जो मिलते हैं या 10 के रुपए के जो चिप्स मिलते हैं वो इतने बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन उसके अंदर छोटा सा, सुना होगा ना यार कि 10 रुपए के चिप्स में
₹2 का चिप्स रहता है, ₹8 की हवा रहती है। तो जो हवा रहती है वो रहती है नाइट्रोजन गैस। वो कौन सी गैस रहती है? नाइट्रोजन गैस। वो क्या करती है कि इसको एयर के कांटेक्ट में तो आने नहीं देती है, ठीक है। वो टाइटली पैक्ड रखती है उसको, तो फूड जो ऑयली फूड है वो बना रहता है, वो खराब नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको एयर में छोड़ दिया जाए तो आप देखो कि यार उसका स्मेल चला जाएगा या फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम अक्सर देखते हैं कि चिप्स के पैकेट्स में ये नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो, ठीक है। तो गाइज आज का वीडियो होता है यहीं पर समाप्त, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, कोई भी बड़े से बड़ा इक्वेशन उसको बैलेंस कैसे किया जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।